सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड की उच्च दर वाले 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी से निपटने के उपाय, प्रबंधन की स्थिति और तैयारी की करेंगे समीक्षा। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी दर 80% के पार। अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा नमूनों की जांच। लोकसभा से औद्योगिक संबंध संहिता 2020 समेत श्रम सुधार से जुड़े 3 अहम विधेयक पारित। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को लोकसभा की मंजूरी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, लंबे समय से इंतजार कर रहे जम्मू कश्मीर के लोगों का सपना हुआ सच। राज्यसभा से आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 समेत 6 विधेयक पारित। राज्यसभा के एजेंडे में विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल। विचार और लौटाए जाने के लिए विनियोग विधेयक भी उच्च सदन के एजेंडे में। आज शाम 6 बजे शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही। भारत चीन ने अग्रिम मोर्चों पर सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाने, जमीनी हालात में एकतरफा बदलाव न करने और सीमा पर शांति और स्थिरता कायम करने पर जताई सहमति। दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच 6ठे दौर की वार्ता। अगले दौर की बातचीत के लिए सैन्य कमांडरों की 7वें दौर की बैठक जल्द। और आयुष्मान भारत योजना के 2 साल पूरे। अब तक 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लाभार्थियों का उपचार। 12 करोड़ से ज्यादा कार्ड हुए जारी। कोरोना काल में गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करके इन राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। कोरोना के 63% सक्रिय मामले इन 7 राज्यों में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बैठक में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्र सरकार सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रभावी सहयोग और निकट समन्वय के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। केंद्र सरकार उनकी स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी लगातार सहायता कर रही है। वहीं कोविड-19 को लेकर देश में एक दिन में सबसे अधिक मरीजों के स्वस्थ होने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 4 दिनों से मरीज के स्वस्थ होने की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही कोविड संक्रमण से मुक्त होने वालों की कुल संख्या लगभग 45 लाख हो गई है। वहीं देश में मरीजों के ठीक होने की दर 80.86% तक पहुंच गई है। रोगियों के स्वस्थ होने की बढ़ती दर और संख्या की ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारत को विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रोजाना की जांच क्षमता 12 लाख से अधिक हो चुकी है। वहीं अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं संसद सत्र की बात करें तो आज मॉनसून सत्र का 10वां दिन है और आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में काफी अहम कामकाज आज कार्यसूची में शामिल है। साथ ही संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही आज शाम 6 बजे से शुरू होगी। राज्यसभा के एजेंडे में आज 4 अहम विधेयक शामिल हैं। इनमें 2 विचार और लौटाए जाने के लिए हैं। विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 और अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए उच्च सदन की कार्यसूची में है। जबकि विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2020 और विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2020 विचार और लौटाए जाने के लिए उच्च सदन के एजेंडे में है। इसके अलावा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन भी सदन में पेश किया जाएगा। वहीं लोकसभा की बात करें तो 3 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020,
सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 और फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल हैं। इसके अलावा सदन में प्राक्कलन समिति और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। साथ ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन भी सदन में पेश किया जाएगा। और फिलहाल आज की कार्यसूची में जो कामकाज लिस्टेड है, इसे लेकर हम ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर आज का एजेंडा देखें तो काफी अहम विधायी कामकाज आज हमें राज्यसभा के एजेंडे में दिख रहा है और कल भी हमने देखा कि विधेयक कई पारित हुए हैं सदन से। आज क्या उम्मीदें लग रही हैं? देखिए, एजेंडा काफ़ी अहम रहता है। आमतौर पे हर रोज़ एजेंडा अहम ही रहता है, लेकिन आज जो खास बात यह है कि अब हम सत्र के उस तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें कि धीरे धीरे सत्र की कार्रवाई वाइंड अप की जाएगी। और उसमें अगर आज देखें तो राज्यसभा में 3 वित्तीय विधेयक हैं और जो चौथा विधेयक है उसका भी वित्त से ही संबंधित है। FCRA रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बाहर से जो पैसे आप लाते हैं और बाहर से पैसे लाने की पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से पारदर्शी बनाया जाए ताकि जिस काम के लिए उन्हें लाया जा रहा है उसी काम में वे लगाए जाएं और उसके अलावा उसका किसी ऐसे काम में उपयोग न हो जो हमारे देश की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करता हो, सुरक्षा की स्थिति को कोई प्रभावित न करे। तो इसलिए यह काफ़ी अहम विधेयक है, क्योंकि ऐसे समय में जब आप देखते हैं कि सभी देश अपने अपने अंदरूनी स्थितियों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खास करके कोरोना मामले की शुरुआत के बाद ये स्थिति और ज़्यादा बढ़ गई है जिसमें कि हर तरह की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए FCRA बिल जो लोकसभा में पारित हो चुका है, राज्यसभा में आया है विचार के लिए, निश्चित तौर पे काफ़ी अहम बिल है। इसके अलावा आप देख रहे हैं 3 जो बिल हैं राज्यसभा में, वो तीनों बिल वित्तीय हैं। और अगर लोकसभा की ओर दृष्टिपात करें तो वहाँ भी एक बिल है, वो भी वित्तीय बिल है, फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। आमतौर पे मानसून सत्र में इतने वित्तीय विधेयक नहीं होते, लेकिन चूंकि कोरोना पीरियड के बाद ऐसी स्थिति समझी जा रही है कि एक नए तरीके से आर्थिक रिफॉर्म को एक गति देने की ज़रूरत पड़ेगी और इसलिए इतने बड़ी संख्या में वित्तीय बिल आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा में जो अन्य एक और महत्वपूर्ण बिल है वो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल है। जिस तरीके से इधर के दिनों में समुद्री सुरक्षा महत्वपूर्ण हुई है और उसके अलावा मेरीन रिसोर्सेज को, समुद्री जो हमारे स्रोत हैं उनको काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज बिल जो है वो देश के कई महत्वपूर्ण पोर्ट को एक ज़्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए, ताकि वे अपने अपने तरीके से मैनेज और रेगुलेट करें और उन बोर्डों का एक तरीके से नया प्रबंधन भी होगा जिसमें रेलवे, डिफेंस और कस्टम के अधिकारी भी होंगे। तो निश्चित तौर पे आज का दिन ये जो लोकसभा और राज्यसभा में है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश सुमन, संसद भवन परिसर से इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं लोकसभा में देखें तो श्रम सुधार से संबंधित 3 विधेयकों को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इनमें किसी प्रतिष्ठान में आजीविका, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने, औद्योगिक विवादों की जांच और निर्धारण और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सदन में कल उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर एक साथ चर्चा हुई, जिसका श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने जवाब दिया। और श्रम कानूनों का उद्देश्य हम अपने देश के इन राष्ट्र निर्माताओं को हर प्रकार की सुरक्षा, सुविधा तथा कार्य करने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करें। OSH कोड में परिभाषाओं को भी व्यापक बनाया गया है। वर्तमान श्रम कानून में प्रवासी मजदूर की परिभाषा में केवल वे ही श्रमिक आते हैं जो कि एक ठेकेदार के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में लाए जाते हैं। OSH कोड में प्रवासी मजदूर की इस परिभाषा को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाया गया है। और इससे पहले विभिन्न दलों के सांसदों ने विधेयकों पर चर्चा करते हुए अपने विचार और सुझाव रखे। मुझे लगता है कि ये जो ऐतिहासिक कानून है, ऐतिहासिक पदक्षेप है, इसके कारण आगे चल करके हमारा उद्योग सुधरेगा, मजबूत होगा, श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित होगा और देश का जो तेजी से तरक्की हो रही, विकास हो रही, वो भी बरकरार रहेगा। Now on social security, again, clause 142 mandatory Aadhaar. This is something that we have all debated again and again. Supreme Court has said that yes, you can do it by legislation. Now this again doesn't do it by legislation necessarily, because you will have now left it by delegated legislation. Sir, clause 27 of the code deals with extra wages for overtime
and calculation of overtime is mandated on a daily basis or weekly basis. And secondly, about the written consent for overtime. Sir, it is very difficult to calculate overtime on a daily or weekly basis. There is a wastage of valuable time. So I suggest that this could be made monthly. लोकसभा ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग पर यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के तौर पर घोषित किया जाएगा। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को बड़ी संख्या में बोलते हैं और समझते हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल से उर्दू जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उर्दू भाषा बोलने वाले 1% से भी कम लोग हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 छात्राओं को कक्षा 5 तक अपने मातृभाषा में विषयों को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार किसी क्षेत्रीय भाषा का विरुद्ध नहीं है, लेकिन इस बिल में लगभग 75% भाषा बोलने वाले लोगों को कश्मीर और डोगरी प्राथमिक दिया गया है। महोदय, इस प्रकार उर्दू और इंग्लिश के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भाषा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल पर्पस के भाषाओं के रूप में स्वीकार किया जाना अपेक्षित है। हमें तो ये सिखाया गया कि जमहूरियत में सेल्फ रूल का मतलब, स्वायत्तता का मतलब, ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि उसका जन्म ग्रास रूट से होता है। द कॉमन मैन इन द स्ट्रीट्स ऑफ श्रीनगर इज रिजॉइसिंग, ही इज एस्पिरेशनल। वो अब देख रहा है कि जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में नए अनेकों मौके हिंदुस्तान भर के नौजवानों के लिए खुल चुके हैं, वो अपने आप को उससे वंचित नहीं रखना चाहता, उससे अपने आप को महरूम नहीं रखना चाहता। और विधेयक पारित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक का लोकसभा में पारित होना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पल है। इस ऐतिहासिक बिल से जम्मू कश्मीर के लोगों का लंबे समय से प्रतीक्षित सपना सच हो गया है। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी ट्वीट करके इस पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी अब जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी और इस अभूतपूर्व विधेयक के माध्यम से गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी जैसी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए विशेष प्रयास किया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही इस बिल से जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी जैसी अन्य वर्तमान संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। ये बिल जम्मू कश्मीर की संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कटिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के गौरव को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और राज्यसभा में कल 6 विधेयकों को पारित किया गया और एक विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया। जिन विधेयकों को राज्यसभा से ध्वनि मत से पारित किया गया उनमें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, बैंक कार्य विनियमन संशोधन विधेयक 2020, कंपनी संशोधन विधेयक 2020, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय 2020 शामिल हैं। इसके अलावा कराधान और अन्य विधि कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन विधेयक 2020 को उच्च सदन में चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया। और राज्यसभा में कल विपक्षी सदस्यों की गैर मौजूदगी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक के मुताबिक सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत चल रहे 5 IIT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का प्रावधान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की धाक है।
हमारे जो IITs हैं उन्होंने पूरे विश्व लेवल पर हिंदुस्तान का माथा ऊंचा किया है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय की उन दुनिया की शीर्ष संस्थाओं पर हमारे IIT से निकलने वाले छात्र आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। वहीं आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पर भी संसद की मुहर लग गई। राज्यसभा ने कल इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। कानून बनने के बाद यह विधेयक 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार सिर्फ असामान्य परिस्थितियों में कुछ खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालों, आलू, प्याज, खाद्य, तिलहन और तेलों की आपूर्ति को विनियमित कर सकती है। इन परिस्थितियों में युद्ध, अकाल, असामान्य मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदा शामिल है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री दानवे राव साहेब दादा राव ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मैं मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के किसानों की आय दुगनी करना ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प पूर्ति की दिशा में ये विधेयक मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। उपसभापति महोदय, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में वोकल फॉर लोकल को केंद्र बिंदु मानकर मोदी सरकार विशेष रूप से काम करने में कटिबद्ध है। ये बिल किसानों के हितों में, ये बिल ग्राहकों के हितों में भी काम करेगा, इतना मैं आश्वासन देता हूँ। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज किया है कि कृषि संबंधी 2 विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान मत विभाजन की सदस्यों की मांग पर गौर नहीं किया गया। सभापति ने कहा कि रविवार को कृषि संबंधी विधेयकों पर विपक्ष के गतिरोध के दौरान उपसभापति हरिवंश ने 13 बार सदस्यों से अपनी सीट पर जाने और चर्चा में भाग लेने की अपील की थी। The issue raised by saying that the division, yes, members have a right to ask for division on different occasions. On this occasion, proceeding says 13 times the deputy chairman from here said, please go to your seat, I will allow division. सभापति ने गतिरोध के बीच कृषि विधेयकों के पारित होने को लेकर विपक्ष की आपत्ति पर कहा कि यह पहला मौका नहीं था। इससे पहले सदन में 15 विधेयक गतिरोध के बीच पारित किए गए थे। 15 bills were passed in din in this house, in that house. You want instances? I'll give. I don't want to do it. I can make it available to people. But in din, in the recent past, before I became chairman, including important bills. सभापति ने संसद भवन परिसर में धरने पर बैठे निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर जाने की उपसभापति हरिवंश की सराहना की। उन्होंने कहा कि उपसभापति ने उनको चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उपसभापति ने लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता जताई है और 1 दिन के उपवास की बात कही है। He wrote a letter to me expressing his commitment to democracy, the way he was conducting the house and what has happened, how he was treated, and then he said, in order to arouse the conscience of the people, he want to observe hunger, what you call the not strike, self fast, to make the members who have behaved in such a manner to realize और एक इंट्रोस्पेक्शन करे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने अपना 1 दिन का उपवास खत्म कर दिया। आज उनके निवास पर सुबह को सांसदों ने जाकर उन्हें जूस पिलाकर उपवास तोड़वाया। सदन में कुछ सांसदों के अमर्यादित आचरण से आहत होकर उपसभापति हरिवंश ने 1 दिन के उपवास पर वो चले गए थे। राज्यसभा में 20 सितंबर को कृषि विधेयक पारित होने के दौरान कुछ सांसदों ने अमर्यादित आचरण पेश किया जिससे उपसभापति हरिवंश आहत थे। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने वाले 8 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद निलंबित सांसद संसद भवन में धरने पर बैठ गए थे। इसके बीच मंगलवार को उपसभापति हरिवंश उदारता का परिचय देते हुए निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर गए और उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने राज्यसभा सभापति को चिट्ठी भी लिखी थी। कुछ और अहम खबरें। भारत और चीन ने अग्रिम मोर्चों पर सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाने,
जमीनी हालात में एक तरफा बदलाव ना करने और सीमा पर शांति और स्थिरता कायम करने वाले कदम उठाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 4 महीने से भी अधिक समय से जारी सैन्य गतिरोध को समाप्त करने और स्थिति को सामान्य बनाने के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए चीन के सीमा क्षेत्र मोल्दो में कोर कमांडरों के बीच छठे दौर की बातचीत में यह सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव भी इस दौरान मौजूद रहे। ये पहला मौका था जब सैन्य कमांडरों की बैठक में विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी भी शामिल हुआ था। मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और फिर विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद इस बातचीत में दोनों पक्षों ने उनके राजनीतिक नेतृत्व के बीच बनी सहमति को जमीन पर लागू करने की हामी भरी। बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों पक्ष जमीनी स्तर पर संवाद प्रक्रिया को मजबूत बनाने, गलतफहमी से बचने, अग्रिम मोर्चों पर और सैनिक ना भेजने, जमीन पर एक तरफा स्थिति बदलने की कोशिश ना करने पर भी राजी हुए हैं। उनका कहना है कि दोनों पक्ष ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे स्थिति जटिल बने। दोनों पक्षों के बीच ये भी सहमति बनी कि सैन्य कमांडरों की 7वें दौर की बैठक जल्द होगी और दोनों देश सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर कदम उठाएंगे और समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक कदम उठाएंगे। दोनों पक्षों के कोर कमांडरों के बीच 5वें दौर की वार्ता करीब 1.5 महीने पहले चीन के सीमा क्षेत्र में ही 2 अगस्त को हुई थी। इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच 6, 22 और 30 जून और 14 जुलाई को बातचीत हो चुकी है। भारत स्पष्ट रूप से कह चुका है कि उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति स्थिति को बदलने की कोई भी कोशिश बिल्कुल मंजूर नहीं है। डीआरडीओ ने मंगलवार को अभ्यास नाम के तेज रफ्तार एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यान का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ओडिशा में बालेश्वर के अंतरिम परीक्षण केंद्र में किए गए इस परीक्षण के दौरान 2 परीक्षण यानों को सफलतापूर्वक उड़ाया गया, जिनका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों की क्षमताओं के आकलन के लिए लक्ष्य के रूप में किया जाता है। अभ्यास यान का डिजाइन और निर्माण डीआरडीओ के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान ने किया है। परीक्षण के दौरान ये यान सभी मानकों पर खरा उतरा और इसकी सभी प्रणालियों ने सुचारू रूप से कार्य किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके अभ्यास की तेज रफ्तार एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यान के सफल परीक्षण को डीआरडीओ की बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने इसके लिए डीआरडीओ और इस परियोजना से जुड़े अन्य संगठनों को बधाई दी। भारत ने अफ्रीकी देशों को आश्वासन दिया है कि वो उनकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। मंगलवार को भारत अफ्रीका डिजिटल प्रोजेक्ट के बारे में सीआईआई और एक्सिम बैंक की ओर से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरोसा दिलाया है। विदेश मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच भारत ने अफ्रीका के अधिकांश देशों तक दवाएं पहुंचाई। भारत ने अफ्रीका के देशों को मुक्त व्यापार कोटा, मुक्त टैक्स, मुक्त निर्यात की छूट दी। ई आरोग्य और ई भारती के माध्यम से भारत के अस्पताल अफ्रीकी अस्पतालों की मदद करते हैं और आगे आने वाले दिनों में अफ्रीका और भारत समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक सहयोग बढ़ा सकते हैं। जन जन को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के मकसद से शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में योजना की शुरुआत की थी। योजना की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन और कार्यशाला आरोग्य मंथन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि योजना शुरू होने के बाद अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को उपचार दिया जा चुका है। साथ ही अब तक 23,000 अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि आज जब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात होती है तो दुनिया बड़े गर्व के साथ भारत की ओर देखती है और भारत को एक मिसाल के रूप में पेश करती है। 135 करोड़ लोगों में से 55 करोड़ लोगों के लिए
आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज देश के 23,000 प्रतिष्ठित अस्पतालों में, देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी गरीब आदमी चला जाए वहाँ पर उपलब्ध कराने के लिए जिस आयुष्मान भारत स्कीम को 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सबने मिलकर लॉन्च किया था, वह कार्यक्रम आज बहुत तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है। ये योजना भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की धनराशि लाभार्थियों को मुहैया कराती है, जिसके तहत 10.7 करोड़ रुपए 7 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवार, आपको बता दें कि इस योजना के तहत 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवार यानी लगभग 55 करोड़ लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।